नमस्कार। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी बीच में आपको केशवानंद भारती केस के बारे में भी एक वीडियो मिल गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारे वीडियोज आप पसंद करते होंगे। आप नोट्स बना सकते हो मेरे क्लासेस का। रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के गैप पे मैं एक वीडियो डालता हूँ। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की क्लास है। इसमें मैं 2 क्लास बनाऊंगा। पहली क्लास में जितना लिखा गया है इतना कवर करेंगे। दूसरी क्लास में एक एक आर्टिकल को कवर करते हुए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के विवाद को सुलझाएंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट और संसद की क्या प्रतिक्रिया थी इसकी बातें करेंगे और आलोचना करेंगे। चलिए फिलहाल आज बातें करते हैं कि सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये कहाँ से लाए गए हैं और ये इनको किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ये राज्य को एक दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे कानून बनाओ। अगर इनको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, राज्य के नीति निर्देशक तो एक नियम कानून है कि राज्य अपने कानून बनाते समय इन तत्वों को, इन बातों को ध्यान में रखेगा। हालांकि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में गैर न्यायोचित हैं और बाध्यकारी नहीं है। इसका कोई बाध्यता नहीं है कि राज्य इनको जरूर से जरूर रखेगा, ये बाध्यता नहीं है। लेकिन ये कानून बनाने के लिए एक दिशा निर्देश है, गाइडेंस कह दें। ये आयरलैंड आयरिश संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इसको अवलोकन के बाद इसको लिया गया है। ग्रेनवेल ऑस्टिन नाम के एक वो हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं। उन्होंने, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा। राज्य के निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा कि अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए संविधान में कुछ नहीं है। एक फंडामेंटल राइट्स हो गया और एक डीपीएसपी हो गया। ये दोनों संविधान के बहुत ही मुख्य बातें होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये राज्य पर कोई बाध्यता नहीं रखती हैं, राज्य पर कोई बाध्यता नहीं डालती हैं कि इसको मानो या ना मानो। राज्य पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक कह दूं या विधिक कह दूं या प्रशासनिक कह दूं, प्रशासनिक, संवैधानिक या विधिक संबंध में राज्य को एक सिफारिश प्रस्तुत करता है। सिफारिश शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सिफारिश प्रस्तुत करता है, एक दिशा निर्देश देता है कि राज्य अपने कानून बनाते समय इन बातों को लेके चले। दूसरी बात, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से, बहुत सारे अंश इसके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के समान है, जिसमें राज्य के वही अधिकार दिए गए हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है। वो वीडियो मैंने बनाया था, करीब 45 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाके देखिएगा। उसमें मैंने इसके बारे में सारे के सारे मुख्य जो भूमिका कहूँ, संविधान की भूमिका बनाया था, जो उस पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन थी। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं ये डीपीएसपी। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना आर्टिकल 38 से होता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य में कि लोगों के कल्याण करने वाले राज्य होगा। ऐसा राज्य जिसमें जनता के कल्याणकारी कार्य होंगे, इसके परे नहीं होगा। जहां पर जनता की अच्छी बात, जनता की भलाई नहीं हो रही, ऐसे कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। सारी चीजें पूरा कहूँ ना, वही जो मतलब शिक्षण की पद्धति वाली बात कर दूं अगर, कि एक होता है बाल केंद्रित शिक्षण और एक होता है शिक्षण केंद्रित ना, उसी तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि यहाँ पर लोगों की भलाई को केंद्रित करके ही राज्य सरकार चलाएगी। ठीक है। इधर गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित, इनके लागू ना होने पे आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर ये लागू नहीं कर रही है राज्य सरकार तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हाल ही में एक मुद्दा है, आर्टिकल 44 के तहत समान विधिक आर्टिकल 24 के तहत समान विधिक की जो चर्चा चल रही है आजकल बड़े चर्चा में है। ये लिखा तो है संविधान में, लेकिन इसके बारे में दिया नहीं। आर्टिकल 44 के तहत जो बात की जा रही समान विधिक संहिता अभी तक लागू नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आए दिन 2019 में, 2020 में और 2019 में
मैं करीब 20 आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में जो इसी बारे में लिखे थे कि लागू करना चाहिए, किस प्रकार लागू करना चाहिए, राज्य को ऐसी बाध्यता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक संविधान संशोधन किया जाए जिसपे डीपीएसपी को बाध्य किया जाए कि बाध्यता जो नहीं है इसको बाध्य बनाया जाए। कुछ लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, बहुत विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया। लेकिन हम यहाँ बात करें गैर न्यायोचित है, यानी गैर न्यायोचित का मतलब है कि अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं तो आप इसको लेके न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन गैर न्यायोचित के बावजूद देखिएगा, गैर न्यायोचित होने के बावजूद ये संवैधानिक मान्यता देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कोई बात चल रही है या राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है, अगर उसकी संवैधानिक परीक्षण किया जाए, न्यायिक समीक्षा किया जाए, जो शब्द लिख रहा हूं यहां पे न्यायिक समीक्षा किया जाए तो उसके प्रमाण के रूप में इनका डीपीएसपी का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे भी आप एक चीज समझ सकते हो कि जब मैंने शुरुआत हुई थी, शुरुआत में कहा था कि राज्य को कानून बनाने के लिए डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, कानून बनाने के लिए ये एक दिशा निर्देश गाइडेंस दे रहा है, दिशा निर्देश या सीधे भाषा में कहूं एक रास्ता बता रहा है। दिशा निर्देश थोड़ा छोड़ दो, एक रास्ता बता रहा है कि ऐसे आप कानून बनाओगे राज्य सरकार को। तो इस तरीके से ये संवैधानिक बाध्यता, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है किसी भी चीज को। चलिए इतनी बातें हो गई। अब बात आती है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो कुछ विद्वानों ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे इसको 3 भागों में बांटा। असल में हुआ क्या, जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व बन रहे थे इसमें 3 प्रकार के छाप देखे गए, 3 प्रकार के छाप हुए। एक इस पे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, गांधी का प्रभाव पड़ा। दूसरा सामाजिक कल्याण की भावना, जिसे समाजवाद कहते हैं, इसकी भावना का हुआ। और एक है बौद्धिक या उदारवादी। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों बातों का इनमें प्रभाव पड़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इन बातों के प्रभाव पड़े तो वो साफ आर्टिकल्स में देखे जा सकते हैं कि इनके प्रभाव कैसे हैं। जैसे अगर मैं बांटूं तो इनको 3 भागों में मैं बांट के पढ़ सकता हूं। समाजवादी सिद्धांत जो समाज के कल्याण की बात करता है, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है, ये लिखा हूं। साथ ही ये लोकतांत्रिक समाजवाद के अलावा लोकतांत्रिक राज्य की भी स्थापना करता है, लोकतंत्र की स्थापना करता है। आप लोकतंत्र समझ रहे हो ना क्या होता है? लोकतंत्र समझ रहे हो ना? एक बार डिफाइन कर देता हूं, पता नहीं आपको पता है या नहीं। जल्द ही कोशिश कर रहा हूं, आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है जल्द ही, बस थोड़ी से 10-15 दिन और रुक जाइए, आपकी लाइव क्लासेस होंगी। आप मुझसे डायरेक्ट बातें करिएगा, देखते हुए अपने क्वेश्चन करिएगा, मैं क्वेश्चन के आंसर भी देते चलूंगा साथ ही साथ। चलिए, लोकतांत्रिक समाजवाद, अभी थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी है। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का तंत्र हो, समझे? इससे समझ लीजिए, ये समझाने का तरीका गलत मान सकता हूं कि गलत चीज है किसी भी चीज को समझने का, लेकिन ये बहुत तगड़े से समझाएगा। लोकतंत्र जिसमें जनता का सर्वे सर्वा हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र, जिसमें जनता का सर्वे सर्वा है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। और ये समाजवादी सिद्धांत क्या करता है? समाजवादी, भारत पे समाजवाद है। किस तरीके से समाजवाद है? एक होता साम्यवादी समाजवाद जो चाइना में है, चीन में है, रूस में है। लेनिन वगैरह की पढ़ लेंगे और माओ त्से तुंग के बारे में पढ़ लेंगे, वो सब हुआ। और एक है लोकतांत्रिक का मतलब है शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वह जनता है। शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। जनता चाहे किसी को भी कभी भी हटा सकती है, ये भारत में है।
शुरुआत देखिए प्रस्तावना की, हमारी जो भूमिका है उसमें भी शुरुआत किया गया है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने वाला, ऐसे है ना। तो हम भारत के लोग, सारी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ठीक। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है भारत। साथ ही कौन कौन से आर्टिकल, और ये सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय बहुत अच्छे से मैंने प्रस्तावना में बताया था, यहाँ वीडियो ना बड़ा करके मैं प्रस्तावना वाले वीडियो को आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रस्तावना उद्देशिका वाले वीडियो को, प्रस्तावना वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पे आपको इन वर्डों को, इन शब्दों को मैंने डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन से समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी लक्षण किसके किसमें दिखते हैं? आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47, 41 है शिक्षा का अधिकार और महिलाओं के अधिकार कुछ दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यही आर्टिकल 41 की ही तरह है आर्टिकल 21A। अब इसमें अंतर ये है कि एक तो ये वाला कहता है 14 वर्ष तक और ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भी है जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की क्लास ले रहा था, आर्टिकल 21 में बहुत विस्तार से बताया, अगर नहीं देखे तो फिर से देखिएगा। देखिए ये पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, इसमें बहुत सारी बातें होती, बहुत बारीकियों से समझना पड़ता है, बहुत बारीकियों से समझ लीजिए कि आपको पढ़ाने के पहले चाहे जितना भी अच्छा टीचर हो, एक बार रिवीजन तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे जितना अच्छा टीचर हो। फिलहाल ये बात नहीं है, बात ये होती है बहुत सारी चीज़ें होती है, कब इसमें क्या परिवर्तन होता है, अपडेटेड रहना है आपको कि कहाँ पे परिवर्तन होना है। साथ ही साथ एक एक चीज़ की बारीकियों के, एक शब्द को समझना होगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं ना कि वो समझ में नहीं आते। हिंदी मीडियम वाले छात्र को भी इंग्लिश मीडियम में तैयार करना पड़ता है, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी जिसमें गांधीवाद दर्शन देता हो, जैसे पंचायत की व्यवस्था आर्टिकल 40 में दी गई है, पंचायतों का गठन यहाँ पे दिया गया है, पंचायतों का गठन दिया गया है। हालांकि 1992 में 73वें संविधान संशोधन में पंचायत का गठन किया गया अलग से, लेकिन यहाँ पे पहले से ही आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 43 भी, ठीक है, 46, 47, 48, ये सब में गांधीवादी दर्शन होता है। उदार बौद्धिकवादी 44 में दिखता है, जो मैंने अभी कहा कि विधि के समान नागरिक सहायता कह दो, समान नागरिक सहायता, उसकी बातें करेंगे। समान नागरिक सहायता होती है, उसके बारे में है। उसके अलावा 48A, 49, 50, 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात करता है, सब चीज़ें बात होती, सारी बातें हो रही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक आर्टिकल को डिफाइन करता हूँ, साथ ही साथ आपको DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्सेस फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होने वाले टकराव का निर्णय किस प्रकार, क्या आलोचनाएं हैं, राज्य सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और वो क्या कहता है, संसद क्या करती है, दोनों के टकराव की स्थिति को पूरा मैं विस्तार से बातें करूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।